हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए फिर से एक फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें आपको संपूर्ण रूप से नोट्स कंप्लीट मिलेंगे और इनमें बहुत सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो ताकि आपको अच्छी तरीके से आपके चैप्टर तैयार हो जाएं। देखो, हम फिजिक्स के दूसरा चैप्टर तैयार करने जा रहे हैं। हम आपको पहले बता देते हैं कि जो फिजिक्स के आपके 4 चैप्टर रहने वाले हैं, एक 9वां, 10, 11 और 12, ये फिजिक्स के आपके टोटल 25 नंबर के चैप्टर रहने वाले हैं। कितने नंबर के रहने वाले हैं? 25 नंबर के चैप्टर रहने वाले हैं। तो आप इन 25 नंबरों को तैयार कैसे करते हो वो मैं आज आपको इस चैप्टर के इस क्लास के माध्यम से बताने वाला हूं। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उस चैप्टर का सारांश पढ़ लेते हैं ताकि हमें उस चैप्टर में जो चीज़ें हमें शुरुआत के अंदर हम पढ़ लेते हैं वह चीज़ पूरे चैप्टर को रिपीट करने वाली है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हमारे मानव नेत्र से रिलेटेड ये चैप्टर रहने वाला है और इस चैप्टर में क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं इस क्लास में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके और इसके अंदर अधिक फायदा क्या है? फायदा ये है, इसके अंदर आपके अधिक फायदा ये है कि इसके अंदर आपको नोट्स जो तैयार करने हैं वो मैं इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? या तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हो या आप इस लाइव क्लास के अंदर आप ये इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेत्र के बारे में जान लेते हैं। देखो, नेत्र गोले का व्यास लगभग 2.3 या 2.5 है। पहले जो किताब चलती थी उसमें 2.5 है और अब वाली जो किताब है 2.3 है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इनका नेत्र गोले का व्यास कितना होता है? 2.3। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि नेत्र गोले का व्यास कितना होता है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं। इसके अंदर ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आपके बाद में क्वेश्चन क्लास जैसे ही एंड हो जाएगी उसमें क्वेश्चन लिखवा दूंगा। और इसमें क्या है और भी जानकारी है कि नेत्र गोले में स्थित होते हैं, नेत्र एक गोले के अंदर स्थित होते हैं। ये हमारे इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने का योग बनाती है। जो हमारे चारों तरफ से जो हमारा वातावरण होता है उसको देखने का ये पूरा नेत्र जो है हमारा उपयोग में काम में योग बनाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे नेत्र का नामांकित चित्र तथा इनके विभिन्न इनकी क्रियाविधि देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो सीधा सा पूछेगा कि नेत्र का नामांकित चित्र बनाएं, या तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर में, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। या इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है नेत्र से रिलेटेड, आपको ऐसे पूछ सकते हैं नेत्र का नामांकन चित्र बनाए। उसमें कई आपको पॉइंट दे देंगे कि इसमें आप इनकी क्रियाविधि लिखो। तो मैं आपके साथ साथ में बता दूंगा। देखो, सबसे पहले 100% क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार में। इसमें से आपके ये टॉपिक जो रहने वाले हैं, इस टॉपिक में बिल्कुल क्लियर करवा देता हूं मैं। देखो, थोड़ा सा इसको जूम करता हूं मैं, ध्यानपूर्वक से समझना। देखो, इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर चित्र को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, चित्र को समझते हैं। हम एक मानव नेत्र का एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे बना लेते हैं, ये बनाया हुआ है। आप इस चित्र को ध्यानपूर्वक से समझना। अब देखो, इसके अंदर हम पॉइंट देख लेते हैं सबसे पहले कि किस प्रकार से इसके अंदर पॉइंट दे रखे हैं। देखो, जो ये बाहर की साइड ये है, ये क्रिस्टलीय लेंस है। ये क्या है? क्रिस्टलीय लेंस है। और ये जो भाग है इसको पुतली कहा जाता है। और ये जो साइड में है इसको परितलिका कहा जाता है। और ये जो फर्स्ट भाग है इसको कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। मैं आपको एक एक समझाऊंगा। और ये जो बीचला है इसको काचा द्रव्य कहा जाता है।
आई बात समझ में? और ये जो प्रवेश करने वाली होती है इसको तंत्रिका कहा जाता है। और बाहर की जो ये साइड लगी हुई है इसको या तो रेटिना बोला जाता है या इसको दूसरा दूसरा नाम है दृष्टि पटल है। तो ये सारे मैं आपको बताऊंगा कि दृष्टि पटल क्या होती है, स्वच्छ मंडल क्या होता है, परितलिका क्या होती है, कॉर्निया क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो अब देखो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको सबसे पहले इसके अंदर हम इसको सबसे पहले इसका जो भाग है वो सबसे पहले इसका भाग क्या, स्वच्छ मंडल के बारे में पूछा जाता है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद रखते हैं स्वच्छ मंडल के बारे में इसको जानकारी। हाँ, अब देखो ध्यानपूर्वक से समझना। सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग आती है। हेडिंग क्या है, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया। इसको इसकी जानकारी कैसे है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारे हम आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले स्वच्छ मंडल या कॉर्निया क्या होता है, नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको उससे क्लास में बताया था पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, ये छोटी क्लासों का टॉपिक है। और एक होता है पारभासी। देखो पारदर्शी क्या होता है, जिसमें आर पार हम देख सकते हैं और इसमें आर पार हम नहीं देख सकते। इसमें देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। ये तीनों टॉपिक क्लियर हो गए। तो ये भाग आपको समझ में आ गया होगी पारदर्शी क्या होता है। नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ यानी बाहर की साइड, उभरा हुआ यानी बाहर की साइड को भाग को हम क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर एक कार्य जो होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्य पूछा जाता है इसके अंदर। कार्य को कैसे याद करते हैं, देखो इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। आपका जो नेत्र है इसमें प्रकाश कैसे प्रवेश करता है और किससे करता है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रकाश आपके नेत्र में कौन से भाग से प्रवेश किया जाता है, तो कौन से भाग से प्रवेश किया जाता है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। और इसके अंदर नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है, ये नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, इसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है परितालिका। देखो परितालिका होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझने का प्रयास करना। परितालिका क्या होती है, यह स्वच्छ मंडल के पीछे एक अपारदर्शी, देखो मैंने आपको अपारदर्शी पहले ही बता दिया है। तो ये टॉपिक मांसपेशियों की संरचना होती है जिसके बीच में एक क्या होता है, छिद्र होता है और इसका रंग अधिकांश काला होता है। इसका रंग कैसा होता है, अधिकांश काला होता है। जो आपके आंख में अधिकांश भाग काला होता है वो क्या होता है, परितलिका होता है। और ये स्वच्छ मंडल के पीछे होता है। ये जो अब पहला भाग कौन सा हो गया, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया, और इसके पीछे का जो भाग है वो क्या है, परितलिका। आई बात समझ में? तो इसको भी आप इनकी परिभाषा तैयार कर सकते हो। अब देखो इसका भी कार्य पूछा जाता है तो हम कार्य देखते हैं। अब देखो इसका कार्य कैसे तैयार करते हैं। देखो कार्य इसका क्या है कि यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ये पुतली को आकार को नियंत्रित करता है। मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने एक टॉपिक और आ गया कि सर अब पुतली क्या होती है, तो इसको भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको। तो पुतली क्या होता है वो आगे समझेंगे, पहले इतना ही समझेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि परितालिका का कार्य क्या होता है, तब आपको क्या बताना है, परितालिका का कार्य क्या होता है कि यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यह पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब पुतली को समझते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, परितालिका के बीच वाला छिद्र को पुतली कहा जाता है। परितालिका के बीच
अब परितलिका के जैसे ये आंख है और आंख में ये क्या हो गया, ये परितलिका हो गई। इसमें जो बीच का जो भाग है, ये जो बीच का भाग है, इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, पुतली कहा जाता है। आई बात समझ में। अब देखो पुतली का बता दिया कि बीच में एक छिद्र होता है जो, अब देखो ये जो पुतली होता है ये क्या होता है, पुतली का आकार कम या ज्यादा होता रहता है। तीव्र प्रकाश इसका आकार छोटा होता है एवं कम प्रकाश में इनका आकार बढ़ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है वो समझे। इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि पुतली का आकार कम या ज्यादा होता रहता है। तो पुतली का आकार कम या ज्यादा कब होता है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। देखो तीव्र प्रकाश, बहुत अधिक प्रकाश जैसे ही हमारे आंखों में पड़ता है तो हमारे आंख छोटी हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रयोग बताता हूं, जैसे आप मान लो कि आपके वातावरण में, आपके क्षेत्र में बहुत सारा प्रकाश पड़ रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश इतना तेज पड़ रहा है। अब मुझे आप बताओ कि सूर्य का प्रकाश आप तेज पड़ने के कारण क्या आप आंखों को अच्छी तरीके से खोल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं खोल सकते हो। तो आप आंखों को बंद रखोगे। अगर आंखों को आप बंद रखोगे तो इनका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और एवं कम प्रकाश में इनका आकार बढ़ जाता है। कम प्रकाश में इनका आकार कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि आप एक बंद कमरे में जाते हो, एक बंद कमरे के अंदर जाते हो, तो बंद कमरे के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हो तो आपके आंख को बहुत अधिक खोलना पड़ेगा। क्यों खोलना पड़ेगा? क्योंकि उसके अंदर प्रकाश नहीं है, और प्रकाश नहीं है तब आपको आंख थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। तो ये होता है इसका आकार। ये कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी इनके क्वेश्चन आते हैं कि कैसे, तब आपको इसका एक्सप्लेन करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद चौथा टॉपिक है अभिनेत्र या क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है। ये क्रिस्टलीय लेंस क्या होता है? अभिनेत्र लेंस जो होता है एक रहस्यदार जो पदार्थ का बना होता है, और अभिनेत्र लेंस एक लचीला या मुलायम पदार्थ होता है। कैसा होता है? लचीला या मुलायम पदार्थ होता है, से बना होता है। एक पारदर्शी जो उत्तल लेंस जो विभिन्न दूरियों वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार होता है वो क्या करता है, बदलता रहता है। तो ये अभी नेत्र तथा क्रिस्टलीय लेंस भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका कार्य भी पूछा जाता है कई बार कि इसका कार्य कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है इसका कार्य समझो कि यह वस्तुओं का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पिछली क्लास में बता दिया है कि वास्तविकता आभासी क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया गया है। जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं आ रहा है तो वो पिछली क्लास देकर इनका टॉपिक आप कंसेप्ट पूरा तैयार कर सकते हो। अब इसका पांचवा टॉपिक आता है काचाप द्रव्य। काचाप द्रव्य क्या होता है? ये अभिनेत्र लेंस तथा रेटिना से लेकर पूर्व नेत्र गोले में भरा हुआ होता है। नेत्र गोले का अधिकांश भाग काचाप द्रव्य से घिरा होता है। ये जो द्रव्य होता है मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इसके अंदर जो आपके आंसू वगैरह आते हैं वो इसी के माध्यम से आते हैं। आई बात समझ में। इसका कार्य क्या होता है, कार्य को समझते हैं। इसका देखो कार्य, काचाप द्रव्य का कार्य क्या होता है ये आप समझो। देखो इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये होता है, दो कार्य होते हैं कि यह नेत्र गोले का आकार प्रदान करता है। ये नेत्र गोले का आकार जो होता है उसको प्रदान करता है। रेटिना पर पहुंचने वाले प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव्य से गुजरता है। तो इसी चीज को आप समझना, इस टॉपिक को आप समझना, कंसेप्ट को तैयार करना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक आता है रेटिना क्या होता है। रेटिना क्या होता है? रेटिना को समझो कि इससे दृष्टिपटल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं। और यह नेत्र गोले का पश्य भाग जो पर्दे का कार्य करता है, मतलब ये दिखाने का कार्य करता है, ये पर्दे का कार्य करता है। आई बात समझ में।
रेटिना का आगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक इसके अंदर नोट लगा के मैंने लिखाया है कि रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो कैसे होती है। तो वास्तविक तथा उल्टा उनके प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक के साथ हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आप तैयार रखो। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हो कि वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आई बात समझ में, ये आप तैयार रखना। इसके बाद इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपके आगे हम कार्य पढ़ेंगे। इसके अंदर कार्य को पढ़ने वाले हैं। देखो कार्य कैसे हैं इसके अंदर। कार्य क्या है कि यह नेत्र लेंस के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। कौन करता है, रेटिना। कौन करता है, रेटिना। तो ये इसका आप कार्य भी याद कर सकते हो। तो ये है आपके मानव नेत्र का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं। एक क्वेश्चन देखो ऐसे समझाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाएं तथा निम्न प्रकारों का क्रियाविधि लिखें। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब के एक दे दिया इसमें आपको पॉइंट कि बताओ पुतली का परिभाषा तथा इनका कार्य, या आपको इसके अंदर दे दिया काचाप द्रव्य का मान लो, या आपको रेटिना का दे दिया। ऐसे निम्न प्रकार से जो मैंने आपको बताए। तो इसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट मेरे लिखे हुए हैं, ये आप तैयार कर लेना। आई बस में अब देखो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं आगे। ये छोटे छोटे टॉपिक आपके बहुत काम आने वाले हैं। दूर बिंदु क्या होता है, देखो दूर बिंदु का सबसे पहले जो हम दृष्टि दोष पढ़ेंगे ना, वो पढ़ने से पहले दो टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, हमारे क्लियर हो जाएगा अगला टॉपिक कि वह दूर बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकते हैं, नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्यतः नेत्र के लिए ये अनंत दूरी पर बनता है। आई बात समझ में। ये होता है दूर बिंदु। क्या होता है कि वह दूर बिंदु जिस तक क्या होता है, जिस तक क्या होता है, जिस तक कोई हम नेत्र की वस्तुओं को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। सामान्यतः इसका क्वेश्चन आता है कि ये कितनी दूरी होती है, इसकी कितनी दूरी होती है। तो आप इसके ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन आएगा, आप अनंत दूरी बता देना, ठीक है ना। निकट बिंदु क्या होता है, इस टॉपिक को समझो कि वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के स्पष्ट देखी जा सकती है उसे निकट बिंदु। निकट बिंदु का मतलब होता है पास की वस्तु, और दूर का मतलब क्या होता है, दूर। निकट का मतलब क्या होता है, निकट का मतलब होता है पास। ऐसा याद रखो, ऐसा टॉपिक को याद रखो। इनके क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, कई बार इनमें बीच का जो क्वेश्चन है ये सामान्यतः ये आपको पूछे जाते हैं, नोट में इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आने के बाद अब देखो आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके टॉपिक तैयार करते हैं। और टॉपिक, पहला टॉपिक क्या आता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जगह है। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पहले बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा आएगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, निवारण लिखें, निवारण लिखें। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनके उत्तर हम अब कैसे लिखेंगे, इनका कैसे, इसकी परिभाषा होती है, क्या होती है, पूरी जानकारी इसके अंदर देंगे। निकट दृष्टि दोष पहले तो हम बता देते हैं कि किसको कहा जाता है। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समझने का प्रयास करना आप
क्या समझना है इसके अंदर वो जानकारी देखो। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये मेरे पास में है तो मैं इसमें पास में रखी वस्तुओं को तो देख सकता हूं, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता हूं। इसी को निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इस दोष में युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास में होता है। यानी इसके दोष में व्यक्ति का दूर बिंदु नहीं, अनंत पर न होकर कहां पर होना चाहिए, इनके पास में होना चाहिए। आई बात समझ में। दोष के कारण क्या है, क्या कारण है इनका दोष पर, इनके कारण पूछे जाते हैं, या इसके अंदर कारण का भी पूछा जाता है। कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता अधिक हो जाती है। ये मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं कि अभिनेत्र लेंस क्या होता है, वक्रता क्या होता है, ये पिछले क्लास में बता चुका हूं। नेत्र गोले का लंबा होना, नेत्र गोले का कैसे होना, लंबा होना। आई बात समझ में। इतना तैयार हो गया तो हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखो, इसके अंदर निवारण के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। निवारण का अंदर, इसके अंदर निवारण का कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो निवारण का क्वेश्चन बाद में बताऊंगा, पहले ये बताऊंगा कि निवारण होता क्या है। इस दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है, देखो इधर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखो इसको याद रखने के लिए देखो नाम क्या है, निकट, और एक क्या है, दूर। देखो निकट में 3 नाम है तो मतलब जो ज्यादा होगा वो इसके लिए होगा। अब अवतल में ज्यादा है और दूर में नाम छोटे हैं तो इसके लिए उत्तल लेंस। ये ट्रिक होती है, आप ट्रिक से आप इसके ज्ञात कर सकते हो। आई बात समझ में। अब देखो इसका दोष कैसे पढ़ते हैं, चित्र की सहायता से। पहले चित्र के अंदर देखो आपको एक बिंदु दे रखा है, ओ पर कोई बिंदु दे रखा है, और इस नेत्र में ये पहले से ये लेंस लगा देते हैं, और इसके अंदर जो ये बिंदु है ये यहाँ पर है, यानी इससे आंख के अंदर बाहर नहीं बन रहा है, अंदर ही बन रहा है। किस बिंदु पर, निकट दृष्टि दोष दूर बिंदु के लिए। बी टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अंदर हम कोई वस्तु अगर मान लो अनंत पर है, अनंत के लिए जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब इससे रेटिना से पहले ही बन जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। और सी के अंदर चित्र पढ़ते हैं कि दूर से कोई भी वस्तु होती है, दूर से है, अनंत से है, अनंत से होने के बाद इसका निवारण मतलब इसके अंदर लेंस लगा देते हैं। इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों कौन सा लेंस लगा देते हैं, इसके अंदर लेंस लगाते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाने पर इनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। आई बात समझ में। तो ये इसका निवारण है। देखो इसका निवारण आपको रेखा चित्र में पूछा जाए तब तो आप इनके चित्र बना लेना। निवारण के अंदर अगर आपको सीधा ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन आपके 4 ऑप्शन देंगे, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या दोनों, या एक क्वेश्चन आएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर उत्तर ये होगा। आई बात समझ में। सटीक उत्तर इसके अंदर तैयार करो आप। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपके कौन सा टॉपिक तैयार हो गया, निकट दृष्टि दोष के लिए तैयार हो गए। ये ट्रिक आप अपनाना, ट्रिक के माध्यम से आप सीख जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए अगला टॉपिक आता है दूर दृष्टि दोष, या इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। ये होता क्या, सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं। ये होता क्या, देखो होता ये है कि इस दोष में कोई व्यक्ति दूर वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसे चश्मा बना देता हूँ। अब इस चश्मे के अंदर देखो, इस चश्मे के अंदर ये जो लगे होते हैं ये तो किसके लिए हैं, ये पास की वस्तुओं के लिए, ये निकट की वस्तुओं के लिए है। तो निकट की वस्तुओं के लिए कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है निवारण के लिए, ये मैंने आपको अभी बताया था। कौन सा लेंस लिया जाता है, और ये जो लेंस लगाए जाते हैं ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस। और ये किसके लिए लगाया जाता है, दूर के लिए,
आई बात समझ में? यहां तक समझने के बाद अब देखो इसकी यहां पर इनकी परिभाषा समझ ली। 100% इनका क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये अब इसके देखो निवारण जो है, निवारण हम पढ़ेंगे। इनके निवारण मैंने आपको लिखा दिया गया है कि इसके जो निवारण है वो निवारण, निवारण के अंदर इसको अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके निवारण क्या है, इसके निवारण है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। ये आपको तैयार करना है। इनके रेखाचित्र आप निम्न प्रकार से देख सकते हो। इनके रेखाचित्र आपके बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको बुक वाले नहीं समझ में आए, सेम बुक वाले ही हैं, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको। ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक में, जरा दृष्टि दोष। देखो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इन टॉपिक को आप ध्यान से समझना। कई बार पूछ लेते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, तो इसको तैयार करते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि आयु में वृद्धि होने के कारण साथ साथ में मानव नेत्र के जो समझन क्षमता है वो घट जाती है। अधिकांश व्यक्ति निकट बिंदु दूर दूर हट जाती है और इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। दोबारा समझना कि आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समझन जो क्षमता होती है वो घट जाती है, जिसमें अधिकांश व्यक्तियों के निकट की वस्तुओं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। इसको हम क्या कहते हैं? अब देखो इसके अंदर कार्य आप समझ लेना। इसके अंदर अब निवारण जो है वो निवारण पूछा जाता है, कारण बहुत कम पूछा जाता है। जरा दृष्टि दोष में आपके कारण बहुत ही कम पूछा जाता है। अब इसके अंदर निवारण क्या होता है? देखो निवारण के लिए इसके अंदर उत्तल लेंस तथा दो एक टॉपिक है। कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष होते हैं। इनके दोनों ही प्रकार के दोष होते हैं, दोनों प्रकार के दोष होते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है और दूर दृष्टि दोष भी होता है। इन दोनों के निवारण दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो उनका निवारण करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दी फोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि आपको जरा दृष्टि दोष है, मान लो इसके अंदर आपके दोनों दोष हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको इसका निवारण कैसे लिखेंगे? तो निवारण आप दी फोकसी इसका लेंस का उपयोग किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक टॉपिक आया है कि समझन क्षमता क्या होती है। समझन क्षमता क्या होती है इसको जान लेते हैं। समझन क्षमता क्या होती है इसको हम जान लेते हैं। देखो समझन क्षमता क्या होती है आप ध्यानपूर्वक से समझना। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, इस दोष को समझन क्षमता कहा जाता है। समझन क्षमता 4D के अंदर होती है और इसके अंदर 4D के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। अब ये समझन क्षमता है। समझन क्षमता का आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि समझन क्षमता को परिभाषित कीजिए, तब आपको ऐसा परिभाषित करना है। आई बात समझ में? इसके बाद अब अगला हम टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक देखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं जो अभी टॉपिक पढ़ाया था। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तथा इसका निवारण बताइए। जरा दृष्टि दोष का कारण बताएं तथा इनका निवारण बताइए। दूर दृष्टि दोष क्या है इसका निवारण बताएं। मानव नेत्र का नामांकन चित्र बनाएं। ये आपके क्वेश्चन मैंने अभी तक जितने टॉपिक पढ़ाए हैं उनके सारों के आपके क्वेश्चन है। आप इनको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, इनको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो ये जो आपके 4 क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं, ये 4 क्वेश्चन आपके अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाए उनके आपके टॉपिक क्लियर है। आई बात समझ में? अब इनके बाद में हम आगे का जो टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है देखो इसको समझते हैं। सफेद रंग का प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी होती है जिसको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये टॉपिक आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सीधा पूछा जाता है स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो ये परिभाषा सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की
पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आई बात समझ में? ये टॉपिक क्लियर होने के बाद हम आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखो इनके अंदर एक क्वेश्चन सीधा सीधा दे रखा है, फ्रिज्म क्या होता है, फ्रिज्म क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। अब जो टॉपिक है ज़्यादा समझने की इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, फास्ट समझना पड़ेगा। प्रिज्म से हम, आप क्या जानते हो, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ से गिरा हुआ जो समांगी पारदर्शी माध्यम होता है उसको प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके, इसके अंदर ऐसे ऐसे, और इसके अंदर यहाँ पर त्रिभुज बना देते हैं और इसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। ये इनके नाम दे देते हैं बी, सी, ए, पी, जो भी है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रिज्म। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर होने के बाद अब हम इसके अंदर एक टॉपिक आता है। टॉपिक क्या आता है, विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है, यह आपको कई बार पूछा गया है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाना, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो भी बना कोण होता है उसको क्या कहा जाता है, विचलन कोण कहा जाता है। आई बात समझ में? इतने टॉपिक क्लियर होने के बाद इनके देखो क्वेश्चन भी लिखे गए हैं नीचे, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इनको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण तथा विचलन कोण को दर्शाने वाला एक रेखा चित्र बनाएं। तब आपको ऐसे तैयार करना है और ये आपके किताब में भी है और आपको अभ्यास के क्वेश्चन में भी है। देखो इस तरह आपको एक रेखा चित्र बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है और उसमें सभी किरण आपको दर्शाना है। दर्शाने के बाद इनके आप नीचे आप नाम लिखना है। क्वेश्चन कैसा आएगा, फिर से बता रहा हूं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण तथा विचलन कोण को दर्शाने के लिए एक रेखा चित्र बनाएं। तब आपको ये चित्र बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर के अंदर इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। आई बात समझ में? ये टॉपिक क्लियर होने के बाद हम आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखो आगे का टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। ये क्या होता है, प्रकाश। देखो प्रकाश अपने अवयवीय रंगों में अलग अलग रंगों की जो घटना होती है उसको हम क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और इसके अंदर देखो आपको जो ज़्यादा रंग है वो बैंगनी रंग का है और जो कम रंग है वो जामुनी रंग का है। इसके अंदर V और R को याद रखना है, बाकी को आपको याद नहीं रखना है। V और R को याद रखना है। आई बात समझ में? इसके अंदर आपको परिभाषा मोस्टली याद रखनी है और ये 2 नाम जो मैंने आपको बताया है वो आपको मोस्टली याद रखना है। इसके अंदर फिर से आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण लिखें, इनमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नेत्र बैंक क्या होती है, इनके क्वेश्चन आते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष हमारे 2 नेत्र क्या है, केवल एक ही नेत्र क्यों होता है, यह आपको समझाना है। यह आपके किताब का अभ्यास का क्वेश्चन नहीं है, बीच का क्वेश्चन है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? इनके आप उत्तर कमेंट में बताओगे। अब देखो हम लाल रंग के लिए बताते हैं। लाल रंग के लिए आपको लाल रंग का होता है यह सबसे कम होता है और आपके बैंगनी रंग का होता है यह सबसे अधिक होता है। ठीक है ना? अब देखो हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। इंद्रधनुष से क्या होता है इसको आप समझो। देखो इंद्रधनुष क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है। और इंद्रधनुष जो होता है सूर्य के प्रकाश को जल की गोलाकार छोटी छोटी बूंदों के द्वारा विक्षेपण, अपवर्तन तथा इनके पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यही होता है इंद्रधनुष। पहले आपके टॉपिक चलता था एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये टॉपिक अब आपके हटा दिया गया है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आई बात समझ में? इसके बाद में इनकी शरत
जो होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके शरत कैसे आते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे ये आगे आपको समझा रखा है कि इंद्रधनुष क्या होता है, इनकी शरत लिखें। इंद्रधनुष में आपको फिर से बता रहा हूं कि वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का जल के गोलाकार छोटी छोटी बूंदों के द्वारा विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ये संयुक्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहा जाता है। इनकी देखो शर्त आपको याद रखनी है कि वायुमंडल में जल की बूंदों उपस्थित होनी चाहिए और सूर्य व्यक्ति के पीठ के पीछे होना चाहिए। सूर्य जो है व्यक्ति के पीठ के पीछे होना चाहिए, तभी इंद्रधनुष बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक शर्त है कि वायुमंडल में जल की बूंदें उपस्थित होनी चाहिए, यानी वायुमंडल के अंदर जल की बूंदें उपस्थित होनी चाहिए, तभी ये आपके इंद्रधनुष बनेगा। इंद्रधनुष की क्रियाविधि, इंद्रधनुष की क्रियाविधि आपको समझना है। इंद्रधनुष की क्रियाविधि को समझने के लिए आपको सबसे पहले चित्र समझना पड़ेगा। देखो चित्र एक है, ये एक बूंद है और बूंद से ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का प्रकाश आने के बाद इसके अंदर से दो किरणें अलग अलग चली जाती है। जो फर्स्ट किरण होती है ये लाल रंग की होती है और ये जो किरण होती है ये बैंगनी रंग की किरण होती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लाल रंग का अधिक होता है या बैंगनी रंग का अधिक होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका वेग अधिक किस में होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है। आई बात समझ में। हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग देर होती है, इसी के कारण सूर्यास्त तथा सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल प्रतीक होता है। आई बात समझ में। इंद्रधनुष की क्रियाविधि आप पढ़ लेना। देखो ये इंद्रधनुष की क्रियाविधि है, इनको आप समझ लेना है। इंद्रधनुष की क्रियाविधि आपके सामने दे रखी है, इसको आप समझ लेना। जो मैंने परिभाषा के अंदर बताया गया है वही जानकारी इसके अंदर है। आई बात समझ में। अब देखो, अब आगे आने वाले टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है कि जब सूर्य का जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है तो यह सतत रूप से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश होता है। मैंने आपको ये साहित्य बता दिया हो गया कि सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में बता दिया गया है कि सघन माध्यम विरल माध्यम का इनका अलग अलग चित्र बना के मैंने ये आपको समझा दिया गया है। ठीक है, ये समझाने के बाद अब हम देखो इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि तारों का टिमटिमाना। तारे कैसे टिमटिमाते हैं ये आपको समझना है। तारे कैसे टिमटिमाते हैं, देखो तारों की स्थिति अनंत होने के कारण, तारों की स्थिति अनंत पर ही होती है। तारों की स्थिति अनंत पर होने के कारण प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर एक बिंदु आकार का बनता है, और जब तारों से आने वाली प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इन्हें अनेक परतों से गुजरना पड़ता है, जिसका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण प्रकाश के किरणों का बार बार अपवर्तन होता है और प्रतिबिंब की स्थिति लगातार बदलती रहती है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आई बात समझ में। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, तारे क्यों टिमटिमाते हुए हैं, ये आपको इतना सा सरल दे रखा है। सरल मैंने आपको इनके जितनी सरल भाषा बनती है उतनी मैंने सरल भाषा में इनको समझा रखा है। अब इनका चित्र वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तो ये भी आपको साथ में बनाना है कि तारों की स्थिति अनंत पर होती है, और अनंत पर होने के कारण देखो ये तारों की स्थिति अनंत पर है और ये हम यहाँ पर कोई पीछे व्यक्ति बैठा है ये इसको देख रहा है। आई बात समझ में। इनके साथ अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि सूर्यास्त एवं सूर्यास्त के समय, ये आपको टॉपिक ये भी आपको तैयार करना है कि सूर्य क्षैतिज के नीचे रहने पर भी हमें उगा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, इसका आकार वायुमंडल में सूर्य की किरणों का अपवर्तन है और पृथ्वी के पास में स्थित वायुमंडल का घनत्व अधिक होता है।
जब सतुओं का घनत्व कम होता है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तब हमारा जो मार्ग होता है वो क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि सघन माध्यम जो होता है, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। आई बात समझ में? अब देखो, सघन माध्यम का जो घनत्व होता है वो कम होता है, विरल माध्यम का घनत्व कम होता है, और सघन माध्यम का घनत्व कैसा होता है, बहुत अधिक होता है। ये इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई बात समझ में? ये इसका डायग्राफ है, आप डायग्राफ देख सकते हो। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो दो क्वेश्चन मैंने समझा रखे हैं कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना है, रेखा चित्र बनाकर इनको समझाएं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने अभी आपको दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं, इन दोनों टॉपिकों के मैंने क्वेश्चन बता दिए गए हैं। अब देखो, एक छोटा सा टॉपिक आता है जो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इन टॉपिक को आप समझना। टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्ण हम समझते हैं कि जब प्रकाश की पुंज वायुमंडल के गैसीय कणों पर आपतित होती है तो ये समान दिशाओं में परावर्तित ना होकर विभिन्न दिशाओं में विसरित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्ण कहा जाता है। आई बात समझ में? दोबारा समझ लेना कि प्रकाश, जब प्रकाश का पुंज वायुमंडल के गैसीय कणों पर आपतित होता है तो ये समान दिशाओं में परावर्तित न होकर विभिन्न दिशाओं में विस्तरित हो जाती है, जिसके कारण हमें प्रकाश का प्रकीर्ण दिखाई देता है। ये होता है प्रकाश का प्रकीर्ण। अब देखो, इसका एक इसके कारण लिखा हुआ है कि इससे लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, तथा बैंगनी रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि लाल रंग का जो प्रकीर्ण होता है वो कम होता है, और जो बैंगनी रंग का प्रकीर्ण होता है वो सबसे अधिक होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है, अगर पहले नहीं बताया है तो अब समझ लो। आई बात समझ में? ये टॉपिक क्लियर होने के बाद अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक पढ़ने से समझा कि आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये टॉपिक आप भी समझना। देखो, आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं कि सूर्य का प्रकाश में उपस्थित अल्प तरंग दैर्घ्य में नीले रंग का अनुपात अधिक होता है, और जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। जो तरंग दैर्घ्य होती है उसमें नीले रंग का अनुपात अधिक होने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको भी आप समझना। छोटा क्वेश्चन क्या है कि खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? खतरे का संकेत लाल रंग का क्यों होता है? खतरे का संकेत लाल रंग का प्रकाश के लाल रंग का होता है, और लाल रंग का कोरा या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए दूर से दिखने के लिए हमें खतरे का संकेत लाल रंग का करना पड़ता है। मेरे बात को समझना। क्या होता है कि कोहरे वगैरह आते हैं तो हमें कोई संकेत दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण हम लाल रंग का संकेत कर देते हैं ताकि हम दूर पर देख सकते हैं कि वहाँ पर कोई खतरा है। इसलिए हम जो खतरे का संकेत है वो लाल रंग से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद अगला टॉपिक है आपके, अगला टॉपिक रहने वाला है टिंडल प्रभाव क्या होता है। ये आप 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हो कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव लास्ट टॉपिक है, इसको मैं समझा देता हूँ। टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखो ये मैंने आपको परिभाषा में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल तथा सूक्ष्म बूंद, धूल के कण, वायु के कण से सभी टकराते हैं तो इससे किरण को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव होता क्या है, सबसे पहले हम बता देते हैं। जैसे आप एक बंद कमरे के अंदर जाते हो, और बंद कमरे के अंदर जाने से आपके किसी खिड़की या किसी दरवाजे में आप जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस खिड़की की सहायता से आपके इस कमरे के अंदर आता है, तब आपको इस जो भी सूर्य का प्रकाश होते हैं इसमें जो महीन कण होते हैं, छोटे छोटे कण आपको गोल गोल ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, आप इन उदाहरणों को समझ लें।
ये आपके उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं, इनको आप, ये आपके बहुत सारे उदाहरण हैं, इनके आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, टिंडल प्रभाव किससे कहते हैं, इनके उदाहरण लिखे हैं। तब आप इनके बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, एक दो मैंने बता दिया गया है, बाकी आप समझ लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि नेत्र बैंक क्या होता है। नेत्र बैंक क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। नेत्र बैंक होता है जिसके अंदर हम ब्लड जो होता है वो, जैसे ब्लड जो होते हैं उनको हम एकत्रित किया जाता है, उसी प्रकार हम नेत्र बैंक को, नेत्र बैंक के द्वारा जो दान किए गए नेत्रों को हम एकत्रित करते हैं। हम जो हमारा रक्त होता है उसको हम किसी हॉस्पिटल वगैरह उसमें हम क्या करते हैं, उसको एकत्रित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार नेत्र बैंक क्या होती है, जिसके अंदर हमारा, जिसके अंदर हम हमारी आंख को किसी सुरक्षित जगह या किसी को दान देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नेत्र बैंक आ जाता है। ठीक है ना। ये टॉपिक क्लियर होने के बाद आपका चैप्टर पूरा क्लियर होता है। और ये क्लियर, एक मोतिया बिंदु क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर से बता रहा हूँ। मोतिया बिंदु क्या होता है, मोतिया बिंदु होता है कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्ति जो नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है, जिसके कारण हमारा को मोतिया बिंदु हमारे को स्थिति हो जाती है। इसके बाद इसके अंदर समझा रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। देखो इसके अंदर ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आई बात समझ में। इसके अंदर अथवा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इसके अंदर 1, 3 करके 4 नंबर का ये टोटल चैप्टर है। 4 नंबर के 1 नंबर का आपको छोटा क्वेश्चन मिलेगा, और एक 19वां क्वेश्चन आपको जो भी मिलेंगे वो अथवा में मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा वो आपको अथवा में मिलेंगे, और 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। आई बात समझ में। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, और इसको पूरी क्लास को आप देखना। ओके।